नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नवनिर्मित रिंग रोड पर भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है और दर्जनों लोग हादसे में घायल भी हो गए हैं। इस वक्त की वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया है। बता दें कि वाराणसी के हरहुआ रिंग रोड का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये घटना हुई है। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है और मौके पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, जिसके कारण भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। वाराणसी के हरहुआ रिंग रोड का मामला बता रहे हैं हम आपको। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा है कि मेरी लड़ाई किसी के धर्म या जाति से नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई नाइंसाफी के साथ है। नवाब मलिक ने कहा कि पकड़ने वाले बचाव का रास्ता देख रहे हैं और पकड़कर ले जाने वाले जेल के पीछे होंगे, और इसलिए कल मैंने लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने कहा कि जब तक किसी पर भी गुनाह साबित ना हो जाए, उनको जेल में रखना गलत है। एनसीबी मामले को उलझाने का काम करती है और जब से वानखेड़े आए हैं तब से ही ये धंधा ज्यादा हो गया है। और नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि मैंने कभी भी समीर वानखेड़े की माता जी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा है। जब मैंने उनकी पहली पत्नी की तस्वीर डाली तो लोगों ने सवाल किया कि क्यों डाली है, तो मुझे रात में एक संदेश आया था कि जिसकी तस्वीर है उनकी इच्छा है कि इसलिए तस्वीर को मैंने डाला है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नाइंसाफी के साथ है। आज 100 से ज्यादा लोग मुंबई की जेल में बंद है, जिनको गलत तरीके से पकड़ा गया है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो गलत कर रहा है उनको आप पकड़िए, लेकिन वो बेगुनाह लोगों को पकड़े हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने यह भी साफ कहा कि बीजेपी पर ही उन्होंने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो आदमी पुलिस से सुरक्षा की मांग करता है, वो आज पुलिस से क्यों डर रहा है। बीजेपी इनके साथ खड़े हो गई है, जो जिन है और इनकी जान इसी तोते में बसी हुई है। और जिन घबराने लगा है और तोता जेल में चला गया तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। अब बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र की सरकार और लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड हटानी शुरू कर दी है। वहीं पर इन दिनों ही आपको बता दें कि दोनों ही बॉर्डर पर एक तरफा का रास्ता जो है उसकी खोलने की तैयारी भी शुरू कर ली गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से ही किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ये किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह भी साफ किया कि रास्ता खोलने के लिए पुलिस भी तैयार है, लेकिन किसान इस बात का वादा करे कि किसी प्रकार की कोई अराजकता जो है वो नहीं फैलाएंगे। और फिलहाल जब तक पुलिस और किसानों के बीच पूरी तरह से समझौता नहीं होता है, तब तक रास्ता बंद ही रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सीमेंट से बनाया गया एक बैरिकेड है, उसको भी हटा दिया है। साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की कीलें भी हटा दी गई हैं। फिलहाल सीमेंट का एक बैरिकेड अभी भी बरकरार बताया जा रहा है। राजस्थान में इन दिनों बिजली संकट के चलते शहरी क्षेत्रों में 1 से 4 घंटे की कटौती हो रही है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो 8 घंटे तक की कटौती हो रही है। बिजली संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। साथ ही सरकारी अधिकारियों से भी ऑफिस में एसी नहीं चलाने और बिजली की बर्बादी रोकने की भी अपील की है। लेकिन सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के सामने मुख्यमंत्री की अपील बेअसर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन बिजली बचाने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में भी बिना किसी बैठक और वीसी के ही लाइट और पंखे चलते रहते हैं और कलेक्ट्रेट के ज्यादातर ऑफिसों के हाल भी कुछ इसी तरह बताए जाते हैं। यहाँ भी बिजली की फिजूल खर्ची साफ तौर पर देखने को मिलती है। मुख्यालय पर रोड लाइटें भी दिन भर जलती रहती हैं। प्रदेश में बिजली संकट के समय में इस तरह की
बिजली की बेफजूली खर्ची जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि राजेंद्र किशन को भी फोन कर जानकारी देना है और इसके बारे में भी जो वहां पर एडीएम है उनको भी इस बारे में ये जानकारी सामने आई है कि ऑफिस में हो या फिर घर में हो, हर जगह इस बिजली का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा दोबारा नहीं हो, इसके लिए कर्मचारियों को पाबंद किया जाएगा और बिजली की फिजूल खर्ची का जो सुनिश्चित किया जाएगा उसको लेकर भी। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन नहीं होने पर ही ओवैसी ने गठबंधन के लिए दो पार्टियों की तरफ से रुख किया है। ओवैसी ने बताया कि हमारी शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन तोड़ने के सवाल पर ओवैसी ने साफ कह दिया, इसकी वजह से ही राजभर ही बता सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी जो है वो बिरादरी को टिकट देने के लिए तैयार है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल मुसलमानों को ही टिकट देंगे, सारी बिरादरी को हम तैयार कर रहे हैं। अगर हमें कोई राजनीतिक तौर पर अछूत समझता है तो वो फिर जनता तय करेगी। हमारी शिवपाल सिंह यादव और चंद्रशेखर से बात चल रही है। ओवैसी ने कहा, राजभर ने हमसे गठबंधन क्यों तोड़ा ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं अगर बीजेपी की बी टीम में हूं तो 2014 और 2017 और 2019 में बीजेपी कैसे जीत गई, तब तो मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था। और इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस असम की कांग्रेस नेता को अपने पाले में ले आती है या लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मामला ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोलते हैं, तब तो उन्हें कोई भी बीजेपी की बी टीम नहीं कहता। कोई पार्टी नहीं चाहती कि देश में मुसलमानों का एक लीडरशिप तैयार हो। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर पराली जलाने की वजह से ही वायु में प्रदूषण स्तर तेजी से खराब होता जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है और दिल्ली के ही आईटीओ पर भी सुबह 8 बजे ही ये प्रदूषण जो है उसका स्तर खराब दिखाई दे रहा था। आनंद विहार पर वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब नजर आया। इसका स्तर सुबह 8 बजे 333 पर रहा। और बता दें आपको, सर्दी के मौसम में हवा में नमी और हवा में मौजूद बेहद बारीक कण शरीर के अंदर बेहद नुकसानदेह साबित होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसका स्तर सुबह 212 रहा और दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण का यही स्तर 284 रहा। उत्तर प्रदेश के लोनी जिले में भी शुक्रवार सुबह 8 बजे SQI जो था वो लेवल बेहद खराब रहा था और इसका लेवल सुबह 333 था। इसी वजह से ही NCR के इलाकों में भी जो प्रदूषण स्तर था वो काफी ज्यादा खराब नजर आया था, जो एक वायु प्रदूषण का खराब स्तर दिखाई दिया। नोएडा सेक्टर 16 में भी इसका स्तर 284 था। हापुड़ में अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ नजर आया था और 271 पर रिकॉर्ड किया गया था। और राजधानी लखनऊ में ये मॉडरेट स्तर पर 178 था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया है, जिससे पाकिस्तान गदगद हुआ पड़ा है और देश में क्रिकेट प्रेमियों को बेहद निराशा हाथ लगी है। लेकिन आज तो अभी भी बाकी है। कैसे, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, नामीबिया, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान है। इस ग्रुप में पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की। भारत और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से हार मिली, यानी भारत और न्यूजीलैंड ने एक मैच खेले हैं और दोनों हार गए। अफगानिस्तान ने 1 मैच स्कॉटलैंड से खेला है और उसने भी शानदार जीत हासिल की। ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने लायक टीम बताया जा रहा था, लेकिन इस ग्रुप से 2 टीमें ही सेमीफाइनल में जा पाएंगी। अगर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, पाकिस्तान ने 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान और आपको बताते चले नामीबिया और स्कॉटलैंड से मैच खेलना है।
ऐसा मानकर चला जा रहा है कि तीनों टीमें पाकिस्तान को जीतने में मुश्किल नहीं होगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अभी काफी मशक्कत करनी होगी। ग्रुप 1 से भी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, यानी कुल 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। आपको बताते चले, अगर मंगलवार को पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाती है। अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान 2-2 अंकों के साथ ग्रुप में निचली रैंकिंग वाली टीम नामीबिया और स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को हरा देते हैं तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना टेढ़ी खीर हो जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नामीबिया और स्कॉटलैंड को सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करना पड़ा है। स्कॉटलैंड को 130 रनों से हराकर अफगानिस्तान ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल में पहले ही नंबर पर था। मंगलवार को पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड को हरा दिया था तो पहले नंबर पर आ गया और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान पहले ही भारत को हरा चुका है, ऐसे में उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, इसलिए उसके कुल पॉइंट 10 हो जाएंगे। सुपर 12 मुकाबले में 10 पॉइंट किसी एक टीम के लिए अधिकतम है। इस स्थिति में पाकिस्तान की जगह सेमीफाइनल में लगभग पक्की है। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो उसको पॉइंट भी 8 हो जाते हैं। अब ये मानकर चला जा रहा है कि न्यूजीलैंड को नामीबिया, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड से भी जीत मिलेगी। अगर 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड भारत को भी हरा देता है तो उसके कुल 10 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हरा चुका है और उसके कुल 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब अगर 31 अक्टूबर को भारत भी न्यूजीलैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड का पॉइंट 0 रहेगा, लेकिन भारत को 2 पॉइंट मिल जाएंगे और हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारत को नामीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिलेगी। ऐसे में भारत के कुल अंक 8 हो जाएंगे। भारत से हारने के बाद अगर न्यूजीलैंड नामीबिया, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को भी हरा देता है तब भी उसके कुल 6 अंक ही रहेंगे। ऐसे में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो उसका अंक भी 2 हो जाता है और भारत 0 पर रहता है। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर कहा जा रहा है कि वो कुछ उलटफेर कर सकता है। हालांकि T20 में अफगानिस्तान से भारत कभी हारा नहीं है। पाकिस्तान से हारने के बाद भारत अब केवल अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, बल्कि कौन टीम किसे हरा रही है इस पर भी उसका भविष्य टिका हुआ है। अगर सुपर 12 स्टेज में 2 टीमें 1 के अंक टाई करती हैं तो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अलग तरीके अपनाने होंगे। इनमें नेट रन रेट की अहम भूमिका होगी। भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में मैच शुरू होने से पहले अपने यूट्यूब चैनल में कहा था कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से ठीक रहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हार जाता है तो स्थितियां जटिल हो जाएगी। फिर नेट रन रेट की ओर जाना होगा। ऐसा तब होगा जब भारत न्यूजीलैंड समेत नामीबिया, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को भी हरा देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, आर्या न्यूज। बिहार का सियासी माहौल इन दिनों काफी गर्म है। वजह है कि आखिर लालू प्रसाद की गद्दी किसे मिलेगी। और इस गर्म सियासी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू अपने ही बेटों के बीच का झगड़ा सुलझा पाएंगे या फिर नहीं सुलझा पाएंगे। बिहार का सियासी संग्राम देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच जारी तनातनी लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद पटना पहुंचे थे। तमाम राजद समर्थकों समेत उनके बेटे तेज प्रताप यादव बेसब्री से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर लालू यादव के आगमन के बैनर और होर्डिंग लगाए गए। लालू प्रसाद यादव के समर्थक लगभग 3 सालों तक बिहार की राजनीतिक जमीन से अदृश्य रहे अपने नेता की एक झलक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी संघर्ष में उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे, जो किसी तरह एयरपोर्ट पर अपने पिता तक पहुंचना चाह रहे थे। बकौल तेज प्रताप यादव, उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए काफी हाथापाई करनी पड़ी। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि उनके पिता एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास पर आएं और उसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास पर जाएं। पिता के स्वागत के लिए तेज प्रताप ने अपने आवास के गेट को भी फूलों से सजवाया था। लेकिन शाम 6 बजे पटना पहुंचने के बाद लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती संग सीधे राबड़ी देवी के आवास पर चले गए। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक पहुंचे तेज प्रताप की गाड़ी को बंगले के अंदर नहीं जाने दिया गया था।
लालू प्रसाद यादव के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करना, क्योंकि इन दोनों चुनाव में राजद की जीत प्रदेश में पार्टी में तेजस्वी की जगह मजबूत करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीतिक संघर्ष के तार भी दोनों भाइयों के बीच जारी जंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां एक और राजद की सहयोगी रही कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान सीट पर अशोक राम के बेटे अतिरेक को टिकट देने का फैसला किया, तो वहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर अतिरेक का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने तेज प्रताप के खिलाफ कदम उठाते हुए राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में से उनका नाम बाहर कर दिया। शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव इस समय समस्या का हल आखिर कैसे निकालेंगे। बिहार की राजनीति को करीबी से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि लालू यादव के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शन में तेजस्वी को एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। अब प्रदेश स्तर पर भी ऐसा वह करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनौती तेज प्रताप यादव की ओर से ही मिल रही हो तो आखिर लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। लालू यादव के लिए दिनों दिन इस समस्या का समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा। उनके लिए सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली बात ये कि अगर तेज प्रताप टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वाले भड़का रहे, लेकिन कांग्रेस जो राजद की पार्टनर रही है कभी, वह तेज प्रताप यादव का फायदा उठा रही। तेज प्रताप जहां कुशेश्वर स्थान में अशोक राम के बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं तारापुर सीट पर राजद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस एपिसोड का अंत आपको बताते चले फिलहाल के लिए नहीं होने वाला। लालू यादव के परिवार में उत्तराधिकार को लेकर जंग होना कोई नई बात नहीं थी। माना जाता है कि इससे पहले मीसा भारती भी आवाज उठा चुकी है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच जारी विवाद की बात करें तो अब समाधान निकलना फिलहाल के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि तेज प्रताप पार्टी में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी से लेकर परिवार और निजी जीवन में अकेले पड़ चुके तेज प्रताप खुलकर बयानबाजियां कर रहे हैं। लालू यादव पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वह तेज प्रताप यादव की मांग और उनके बढ़ते हुए गुस्से का हल आखिर कैसे निकालेंगे। इस समय आपको बताते चले लालू यादव की सबसे बड़ी चिंता संभवतः तेज प्रताप यादव का सिर्फ गुस्सा ही है। तेज प्रताप के धरने पर बैठने से उनकी नाराजगी स्पष्ट हो चुकी है। राजद के प्रदेशाध्यक्ष को उन्होंने आरएसएस का एजेंट बना दिया था। राजद के एमएलसी समीर कुमार सिंह को भी संघ का एजेंट बता दिया था। यही नहीं, धरने पर बैठने के बाद ये भी बता दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो परसों तक अपने आप को कृष्ण बोलता था और तेजस्वी को अर्जुन बताते थे। और नाराजगी इस स्तर पर अब पहुंच चुकी है कि लालू यादव को आधी रात में तेज प्रताप के घर आना पड़ा था। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि टीवी पर जो फुटेज उस समय चलाई गई थी, उसे देखने से लगा था कि लालू जी शायद सो गए होंगे। लालू जी ने 2-3 बातें कही होंगी, जिसके बाद तेज प्रताप के सुर बदल गए होंगे। ऐसे में इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता ये कि तेज प्रताप यादव को गुस्सा किस तरह आखिर शांत किया जाए। फिलहाल आपको बताते चले कि बिहार में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बात राजनीतिक भविष्य को बनाने और अपने अस्तित्व को बचाने की है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसी समय बिहार की राजनीति को नया आयाम देने वाले लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अंदरूनी कलह को आखिर मिटाते हुए इसका हल कैसे निकालेंगे। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।